हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोसों के गुण। हमारे चैप्टर के अंदर ठोसों के दो मुख्य गुणों के बारे में बात की गई है। पहला है ठोसों के विद्युतीय गुण और दूसरा है ठोसों के चुंबकीय गुण। हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोसों के विद्युत गुणों के बारे में। सबसे पहले विद्युत गुणों के अंदर हमें यह समझना पड़ेगा कि विद्युत चालकता होती क्या है। तो हम कहते हैं पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता ही उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। कहने का मतलब कोई पदार्थ कितनी विद्युत धारा अपने अंदर से प्रवाहित कर पाता है, वही उसकी विद्युत चालकता कहलाएगी। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इसी के आधार पर हम पदार्थों को बांटते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ठोसों की चालकता, यानी कोई भी ठोस जो होती है उसकी रेंज या चालकता कितनी होती है। तो रेंज या चालकता जो होती है वो होती है 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। ठीक है, तो ये रेंज हमें याद रखनी है कि किसी भी ठोस की चालकता की रेंज या उसकी क्षमता कहां तक होती है, 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमें याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है इसके अंदर चालकता के आधार पर हम ठोसों को कितने भागों में बांटेंगे। तो हमने अभी एक बात की कि विद्युत धारा का प्रवाह जितने आसानी से हो जाएगा या जिसमें कम होगा उस आधार पर इसको बांटा जाता है। तो इसी आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो कहा गया है चालक, दूसरा है हमारा कुचालक और तीसरा है हमारा अर्धचालक। कुचालक, चालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। ठीक है, यानी जिसके अंदर जैसे ही धारा प्रवाहित की जाए आसानी से वह धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह या तो बहुत कम हो या फिर ना हो, तो उसे हम कहते हैं कुचालक। और अर्धचालक किसे कहते हैं? कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? चालक और कुचालक का मध्यवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चालक के बारे में अगर पढ़े तो पहली बात हमने अभी पढ़ी कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी रेंज की। रेंज कितनी होती है? 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 तक, ये इसकी रेंज है या परास है। ठीक है, अब ये किसमें होता है? ये सभी प्रकार की धातुओं में होगा, NaCl में होगा, KCl में होगा। इन सभी पदार्थों के अंदर चालकता का गुण पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक कैसे पदार्थ होंगे? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह या तो कम होता है या नहीं होता है। उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? तो हम कहते हैं रेंज होती है उसकी 10 की पावर 20 से लेकर -20 से लेकर 10 की पावर -10 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गंधक, प्लास्टिक, लकड़ी, फास्फोरस, ये सब कुचालक के एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरह से अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक किसे कहते हैं? कि जो चालक और कुचालक का मध्यवर्ती हो, यानी उनमें कुछ ऐसे पदार्थ भी हो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो और कुछ ऐसे पदार्थ भी हो जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता हो। ठीक है, और इसकी रेंज जो होती है वो कहां से कहां होती है? -6 से लेकर 10 की पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं और इसके बारे में आगे डिटेल से हम बात करेंगे। तो आप लोग को पता चल गया होगा चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया। अब चालक जो होता है उसे और ज्यादा आगे भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नॉर्मली चालक जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है आयनिक चालक। ठीक है, धात्विक चालक किसे कहते हैं? कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आयंस पाए जाते हैं तो उनके अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो उसे आयनिक चालक कहते हैं। तो उसी के अंतर को हम समझते हैं। तो अब बात करते हैं चालक की, कि चालक के प्रकारों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सकें। नेक्स्ट बात करते हैं हम चालक के प्रकारों की। तो अभी हमने बात की चालक के कितने प्रकार होते हैं? 2। ठीक है, तो चालक के प्रकार कितने हो गए? 2।
ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा हमारे धात्विक चालक, और दूसरा जो होगा उसे कहते हैं आयनिक चालक। ठीक है, इसे विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं, इसे विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चालक दो प्रकार के हो गए, धात्विक चालक और आयनिक चालक। अब धात्विक का मतलब जितनी भी धातुएं हैं वो सारी धात्विक चालक में आएगी, और आयनिक चालक में कौन आएगा, जितने भी ऐसे पदार्थ या यौगिक जिनके अंदर आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक इनके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि धात्विक चालक क्या होता है और आयनिक चालक क्या होता है। ठीक है, तो पहला अंतर जो इसमें रहता है, तो हम कहते हैं धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उसे धात्विक चालक कहते हैं। हमने अलग अलग धातुएं पढ़ी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, तो उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनके अंदर धारा प्रवाहित होगी, इसीलिए इसे धात्विक चालक कहते हैं। अब आयनिक चालक में क्या होगा, तो हम कहते हैं कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा, आयनों के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक चालक। ठीक, सिंपल सा अंतर है। अब दूसरी बात, धात्विक चालक जितने भी होंगे उनकी विशेषता क्या होगी, उनमें चालन तभी होगा जब या तो वो ठोस रूप में हो या गलित रूप में। इनमें चालन कौन सी स्थिति में होता है, इनमें चालन कौन सी अवस्था में होगा, या तो ठोस या फिर गलित रूप में। इसमें चालन ठोस या गलित रूप में होता है। ठीक, सिंपल सा। लेकिन इसमें चालन कैसे होगा, आयनिक चालक जितने भी होते हैं उनमें चालन हमेशा गलित रूप में ही पाया जाता है, तो इनमें चालन गलित रूप में होता है, यानी अगर हम इसको गलित अवस्था में बदले तभी इनमें चालन हो पाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल है NaCl का नमक, उसके अंदर आयंस पाए जाते हैं Na+ और Cl-। जब वो ठोस रूप में होता है तब उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर उसे गलित अवस्था में ला दिया जाए, ठीक है, या फिर उसे जल में घोल दिया जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इसी कारण से कहते हैं कि आयनिक चालक जितने भी होते हैं उनमें चालन कौन सी स्थिति में होता है, ओनली गलित रूप में। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं इसकी चालकता की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो इसकी चालकता कितनी होगी, इसकी चालकता होती है 10⁻⁷। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। जबकि इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज या कोटि जो होती है, इसकी चालकता कोटि कितनी होती है, आपको याद रखना है, इसकी चालकता कोटि होती है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक, इनके मध्य में कहीं ये पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और लास्ट हमारे रहेगा कि जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो किसकी बात कर रहे हैं, धात्विक चालक की। धात्विक चालक के अंदर अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर उसके अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसके अंदर कि विद्युत धारा का प्रवाह करने पर, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है।
परिवर्तन नहीं होता। यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई केमिकल रिएक्शन इसके अंदर संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल सा। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा कैसा लिखना है हमको कि इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, इस चार सिंपल से अंतर है जिससे हम चालक के प्रकारों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुएं वो सब किस में आती है, धात्विक चालक के अंदर। आयनिक चालक के अंदर कौन आते हैं, जितने भी आयंस वाले होते हैं, जैसे NaCl, KCl, ये सब। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे आयनिक चालक। तो इस तरह से हमने चालक के प्रकारों को आसानी से समझ लिया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चालक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंदर मुख्य अंतर क्या पाया जाता है, और हम कैसे पहचानेंगे कि वो धात्विक चालक है या आयनिक चालक है। अगर आयनों के द्वारा होगा तो आयनिक चालक, और धातुओं के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो वो धात्विक चालक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चालकता के प्रकार कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं, चालकता की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेगा चालकता की क्रियाविधि। नेक्स्ट है चालकता की क्रियाविधि। अब हम चालकता की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, यानी कोई भी चालक जो है वो किस तरह से धारा का प्रवाह कर पाता है। हमने अभी पढ़ा जितने भी प्रकार के चालक होते हैं उनके अंदर दो प्रकार से चालकता प्रवाहित होती है, या तो होती है धात्विक चालकता या फिर होती है उसके अंदर आयनिक चालकता। धात्विक चालकता किसके कारण होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण, और आयनिक चालकता किसके कारण होगी, उसके अंदर आयनों के कारण। ठीक है, लेकिन हम क्रियाविधि के अंदर धात्विक चालकता के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे और उसकी क्रियाविधि को समझेंगे। ठीक है, तो धात्विक चालकता जो होती है उसके अंदर धारा का प्रवाह हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब ये बात निर्भर करती है संयोजकता कोश पर। किस पर निर्भर करती है, संयोजकता कोश पर। कहने का मतलब संयोजकता कोश में धात्विक चालकों के संयोजकता कोश में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उतनी ही अधिक चालकता दर्शाता है। अब इसमें होता क्या है कि दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड और एक होता है चालक बैंड। तो एक होता है संयोजकता बैंड और एक क्या होता है, चालक बैंड। ठीक है, अब संयोजकता बैंड क्या होता है, कैसे बना, अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाते हैं तभी धारा का प्रवाह हो पाता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि जब संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जितनी अधिक संख्या में गति करते हैं, वह पदार्थ उतना ही अधिक चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, इसके बाद में ये समझाऊंगा कि संयोजकता बैंड क्या होता है, चालक बैंड क्या होता है। तो होता क्या है कि जब संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाएंगे तभी धारा का प्रवाह हो पाएगा।
तो हम कहते हैं किसी भी धात्विक चालक के अंदर धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो शॉर्ट में अगर कहें तो हम कहते हैं संयोजकता बैंड के जब इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाते हैं तो इसके कारण धारा का प्रवाह होता है। अब जितने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, वो पदार्थ चालकता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं संयोजकता बैंड क्या होता है। तो संयोजकता बैंड को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब संयोजकता बैंड किसे कहते हैं कि कोई भी कोश जो होता है उसके अंदर बाह्यतम भरा हुआ जो कोश होगा, ठीक है, यानी कोई भी जो तत्व है उसके अंदर बाह्यतम भरा हुआ जो कोश है वो उसका संयोजकता बैंड कहलाता है। ठीक है, और उसके आगे वाला जो खाली कोश होगा वो उसका चालक बैंड कहलाता है। सिंपल सा, यानी कोई भी हम जब पदार्थ लेते हैं उसके अंदर जो भरा हुआ अंतिम कोश होता है, भरा हुआ अंतिम कोश जो होता है वो तो होता है संयोजकता कोश, और उसके आगे वाला जो खाली कक्षक होगा वो उसका क्या कहलाएगा, चालक बैंड। सिंपल सा है। तो क्या कह सकते हैं हम, किसी पदार्थ या किसी धातु की बाह्यतम भरा हुआ कोश, ठीक है, यानी किसी भी धातु के बाह्यतम यानी सबसे बाहर वाला और वो भी भरा हुआ कोश होना चाहिए। भरे हुए का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, भरे हुए का मतलब है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। चालकता बैंड किसे कहते हैं या चालक बैंड किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि संयोजकता बैंड के अगला कोश जो होगा, यानी संयोजकता बैंड जो है उसके आगे वाला जो कोश होता है उसको हम क्या कहते हैं, चालकता बैंड। तो क्या होगा, संयोजकता बैंड के आगे वाला कोश या अगला कोश और वो भी कैसा होगा, अगला रिक्त कोश क्या कहलाता है, हमारा चालक बैंड। ठीक है, आपको पता चल गई सिंपल सी बात। इसके बाद में एक छोटी सी बीच में और आती है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल को वर्जित क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्जित क्षेत्र, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में, जैसे मैं कहता हूं ये संयोजकता बैंड है और ये चालक बैंड है। संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है और चालक बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड की ओर गति करेंगे, तो उसके बीच में कुछ रिक्त जगह भी पाई जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं ऊर्जा अंतराल, यानी बीच का जो गैप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल। वर्जित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल। चालक बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल। ठीक, अगर मैं एक सिंपल सा बनाना चाहूं तो अगर ये मेरा संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड या कोश कह लीजिए, ये मेरा एक कोश है। अब ये कौन सा है, चालक बैंड या कोश। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे हैं। ठीक, कुछ ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस ओर जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश से कहां जा रहे हैं, चालकता बैंड में जा रहे हैं। तो चालकता बैंड तो पहले खाली था, लेकिन जैसे ही संयोजकता कोश को कुछ ऊर्जा मिल गई तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चले गए। अब इसके बीच में जो रिक्त या जगह दिख रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, हमारे ऊर्जा अंतराल। क्या कहा जा रहा है उसे, ऊर्जा। ठीक, आप समझ गए होंगे इसे। अब ये सिंपली बैंड जो होता है एक सिद्धांत था, बैंड सिद्धांत था जिसके द्वारा ये समझाया गया था। तो थोड़ा सा हम बैंड सिद्धांत समझ लेते हैं। पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले हम बैंड सिद्धांत समझेंगे और उसी बैंड सिद्धांत के द्वारा हम चालक में धारा कैसे प्रवाहित होती है वो समझेंगे। अर्धचालक के अंदर धारा कैसे
कम प्रवाहित होती है वो भी समझेंगे, और कुचालक के अंदर धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती वो भी समझेंगे। तीनों बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें बैंड सिद्धांत समझना पड़ेगा, क्योंकि बैंड सिद्धांत के द्वारा ही संयोजकता बैंड और चालक बैंड बने। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत को सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बैंड सिद्धांत की। बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी भी कहते हैं जिसको। अब बैंड सिद्धांत क्या था कि देखिए होता क्या है कि जितने भी धातु होते हैं, ठीक है, उसके अंदर परमाणु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये धातु है, ठीक, कोई भी आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ये धातु है। ठीक, अब उसके अंदर परमाणु बहुत अधिक संख्या में पाए जाएंगे। अब जब परमाणु बहुत अधिक संख्या के अंदर है तो वो परमाणु क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। हम लोगों ने 11th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने अच्छी तरह से बात की थी कि जब परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, बैंड सिद्धांत के अंदर कि एक धात्विक चालक में परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या आते हैं कि जब परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो अधिक संख्या में वो क्या बनाते हैं, आपस में जैसे ही मिलेंगे तो अधिक संख्या में क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब जब वो आणविक कक्षक बनते हैं, देखिए जब परमाणु है, ये दो परमाणु है, जब आपस में आएंगे तो होगा क्या, पास पास में आने से इनकी ऊर्जा भी पास पास में आ रही है, और जब ऊर्जा भी पास पास में आ रही है तो उसके कारण यह ऊर्जाएं आपस में मिलकर एक कैसे कक्षक का निर्माण कर लेते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण। ठीक है, अब आणविक कक्षक का जब निर्माण हो जाता है तो उसी के फलस्वरूप हमारे दो तरह के बैंड प्राप्त होते हैं, एक तो संयोजकता बैंड प्राप्त होता है और एक चालक बैंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले बैंड सिद्धांत को हम लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि एक धात्विक चालक में एक धात्विक चालक में अधिक संख्या में परमाणुीय कक्षक पाए जाते हैं। अधिक संख्या में परमाणुीय कक्षक पाए जाते हैं। ठीक, जब ये कक्षक आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब जब आणविक कक्षकों का निर्माण होगा तो उसमें होगा क्या, इसमें ऊर्जा भी बहुत अधिक हो जाएगी। तो हम कहते हैं आणविक कक्षकों के निर्माण से अधिक ऊर्जा भी बनती है। और वो ऊर्जा कैसे बनी कि जब परमाणुीय कक्षक पास पास में आए तो उनकी ऊर्जाएं भी तो पास पास में आई, और जब ऊर्जाएं पास पास में आई तो उससे क्या हुआ, बैंड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आणविक कक्षकों के निर्माण से अधिक ऊर्जा भी बनती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब परमाणुीय कक्षक पास पास में आते हैं तो इसके कारण इनकी ऊर्जा भी पास पास में आ जाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परमाणुीय कक्षक पास पास में आकर की ऊर्जा पास पास में आकर क्या करती है, बैंड का निर्माण करती है। ठीक है, पास पास में आ जाती है और बैंड का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बैंड का निर्माण कैसे होता है कि जब परमाणुीय कक्षक आपस में आ जाएंगे पास पास में तो आणविक कक्षक बनेगा, और आणविक कक्षक के साथ में परमाणुीय कक्षक की ऊर्जाएं भी पास में आएगी, और उसी से क्या होगा, हमारे बैंड बनता है। ठीक है, और इसी के द्वारा कौन सा बैंड बनता है, इससे संयोजकता बैंड व
चालकता बैंड बनता है या चालक बैंड बनता है। ठीक है, तो कौन कौन से बैंड बने? संयोजकता बैंड और चालक बैंड। ठीक है, तो इसी संयोजकता बैंड व चालक बैंड के द्वारा हम चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो बैंड के द्वारा चालक, अर्धचालक व कुचालक में अंतर स्पष्ट करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बैंड सिद्धांत के द्वारा समझेंगे कि चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। ठीक है, और बैंड सिद्धांत में भी कौन से बैंड? संयोजकता बैंड और चालक बैंड के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो अब चालक, अर्धचालक और कुचालक के अंतर स्पष्ट करते हैं बैंड सिद्धांत के द्वारा। देखो ये दो प्रकार से हो जाता है कि नॉर्मली जो होते हैं चालकता के आधार पर हम पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। लेकिन बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अर्धचालक और कुचालक को कैसे समझाएंगे, अभी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक का अंतर स्पष्ट करते हैं। तो छोटी सी एक लाइन लिख देते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक व कुचालक में अंतर। ठीक, तो अब तीनों में अंतर समझते हैं। अब होता क्या है, चालक के अंदर क्या आता है? संयोजकता बैंड, और चालक बैंड क्या होते हैं? एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अतिव्यापित करते हैं। जैसे मैं कहूं ये संयोजकता बैंड है और ये चालक बैंड है, तो इसमें क्या होंगे कि संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में इस तरह से कुछ अतिव्यापन हो जाए, यानी कुछ इसका भाग जुड़ जाए, तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से इसमें चले जाएंगे। तो हम कह देंगे धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, इसलिए वो चालकता दर्शा रहा है। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है? इनके बीच में कुछ दूरी आ जाती है। दूरी आने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन कुछ मात्रा में पहुंचते हैं, इस कारण से कहते हैं वो अर्धचालक है। और अर्धचालक में क्या होता है? इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ जाने का मतलब ऊर्जा अंतराल बढ़ गया, और ऊर्जा अंतराल बढ़ जाने से इसमें संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे चालक बैंड में नहीं जा पाते, इस कारण से धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? चालक। दूसरा कौन सा था हमारे? कुचालक। और तीसरा था हमारे अर्धचालक। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। अब चालक या धातु के अंदर क्या होता है? चालक या धात्विक पदार्थों के अंदर क्या होता है? तो हम कहते हैं कि जब इसमें संयोजकता बैंड व चालक बैंड अतिव्यापन कर लेते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में चले जाते हैं। वह इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि अगर मैं कहूं ये है हमारा चालक बैंड। कौन सा है ये? चालक बैंड। ठीक है, और दूसरा हमारे कौन सा था? संयोजकता बैंड। ये संयोजकता बैंड।
ठीक, ये है हमारा संयोजकता बैंड। तो आप लोग देखोगे कि ये बीच वाली जो जगह है, ये बीच वाली, यहां पर क्या हो रहा है, अतिव्यापन। अतिव्यापन हो रहा है, तो इसमें होगा क्या कि संयोजकता कोष के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चालकता कोष में चले जाएंगे, और जब आसानी से चले जाएंगे तो इसका मतलब धारा का प्रवाह भी आसानी से हो गया। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे कुचालक। कुचालक के अंदर क्या होता है कि इसमें संयोजकता बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है अतः इसमें इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में गति नहीं कर पाते। सिंपल। यानी इसमें क्या होगा, मैं देखो चालक बैंड बना के बताता कि ये हमारा था चालक और ये है हमारा संयोजकता। ठीक, अब देखिए चालक बैंड ये है। अब चालक बैंड के अंदर क्या हो रहा है, चालक बैंड, और ये है संयोजकता बैंड। अब देखिए इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतराल जो है वो कितना ज्यादा है, ऊर्जा अंतराल अत्यधिक है। अब ऊर्जा अंतराल अगर अधिक है तो यहाँ संयोजकता बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इस कारण से इसमें धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। तो हम कह देते हैं कुचालक के अंदर संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो चालक बैंड में नहीं जा पाते, इस कारण से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। और क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि इसके मध्य ऊर्जा का अंतराल अधिक होता है। लास्ट हमारे कौन सा था, उसकी बात करते हैं, अर्धचालक। अब अर्धचालक में दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आती है कि अगर 0 केल्विन तापमान है, 0 केल्विन ताप पर जो भी चालक बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 केल्विन ताप पर चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में आ जाने से यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी 0 केल्विन तापमान है और 0 केल्विन तापमान पर क्या होगा, देखिए टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी चालक बैंड, इस बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, उनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, और ऊर्जा में कमी आने से वो चालक बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने संयोजकता कोष में आ जाएंगे। अब होना तो ये चीज है कि संयोजकता कोष से अगर चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन जाए तभी धारा का प्रवाह हो पाएगा। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, चालक बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो संयोजकता कोष में आ रहे, इस कारण से यहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो हम कहते हैं ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाने पर या फिर ऐसे लिख दो, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन चालक कोष में चले जाते हैं, में उत्तेजित होकर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मैंने क्या किया, इसका डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, तो ये तो कौन सा है, हमारे चालक बैंड, और ये कौन सा है, हमारे संयोजकता। ये आप लोग को डायग्राम बनाना है, याद रखिएगा। तो होता क्या है कि 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है
तो चालक बैंड में अगर एक दो कुछ भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उनकी ऊर्जा में आ जाएगी कमी, और कमी आके वो चालक बैंड से संयोजकता बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में धारा का प्रवाह हो नहीं पाएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह संयोजकता बैंड से चालक बैंड में जाने पर ही होता है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं तापमान बढ़ा दूं, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाएंगे। ठीक है, और उत्तेजित होकर कहां चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, उसमें धारा का प्रवाह हो जाए। ठीक है, तो हमने यही तो कहा कि तापमान बढ़ाने पर संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन चालक कोश में उत्तेजित होकर चले जाते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अर्धचालक, कुचालक और चालक को हमने बैंड सिद्धांत के द्वारा अच्छी तरह से समझा दिया। आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर, मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू।